कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब तुम्हारे लायक नहीं है। अगर मैं अपना हरियाणवी में बोलूँ तो भाई तेरे बस का नहीं है गेम, मतलब तू नहीं कर सकता। कसम ली थी कि सर सच बताओ, मतलब मजाक मत करो मेरे से, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था। यकीन नहीं हो रहा। जी कभी मुलाकात हुई है नीरज चोपड़ा जी से? हाँ, उनके लिए थोड़ा सा कॉमन था। तो मैं बोल रहे थे कैसे ऐसे ऐसे कैसे लड़खड़ा रहा है। फिर भाई साहब ग्राउंड तो हमारे लिए इजी है बट ये इजी नहीं है। कहते हैं बड़े सपनों की शुरुआत अक्सर कुछ कर गुजरने के जज्बे से शुरू होती है। जब हम अपनी छोटी छोटी मेहनतों को जोड़ते हैं तो वो हमें उस ऊंचाई पर ले जाते हैं जहां से सारी दुनिया दिखती है। नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर हमारे साथ एक ऐसे खिलाड़ी मौजूद हैं जिनकी मेहनत की गूंज हरियाणा से निकलकर पेरिस तक सुनाई दी। ये कहानी सिर्फ एक मेडल जीतने की नहीं है बल्कि उस जज्बे की है जिसे आज पूरा देश एक इंस्पिरेशन मानता है। तो हमारे साथ हैं पैरा ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नवदीप सिंह जी, और हम नेशनल स्पोर्ट्स डे के मौके पर उनके लाइफ से जुड़े, ये देश के लिए जिस तरीके से एक इंस्पिरेशन बन कर उभरे हैं उसके बारे में बातचीत करेंगे। तो नवदीप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही होगा कि पिछले साल पैरा ओलंपिक पेरिस का वो पेरिस पैरा ओलंपिक का वो ट्रैक, हज़ारों लोग के शोर के बीच आपका 47 मीटर लंबा थ्रो, उस पल के बारे में आप कुछ बताना चाहें हमें? सबसे पहले स्पोर्ट्स डे की आपको हार्दिक शुभकामनाएं और सभी देशवासियों को हैप्पी नेशनल स्पोर्ट्स डे। और पेरिस का जो लास्ट डे मोमेंट था वो काफ़ी अच्छा रहा मेरे लिए। जो कोच साहब की प्लानिंग थी, जो कोच साहब ने सोचा था वो हम एग्जीक्यूट कर पाए और काफ़ी अच्छा लगा। थ्रो भी अच्छा रहा और लास्ट डे पे क्राउड भी बहुत ज़्यादा था और अच्छा रहा सर। तो अच्छा मोमेंट था, इतनी सब भीड़ था, पूरा विश्व हमें देख रहा था। और लास्ट डे था और उधर हमारा नेशनल एंथम बजा, लास्ट इवेंट था हाँ, हमारा। लास्ट इवेंट था आपका। तो काफ़ी अच्छा लगा सर कि हमने जो हमारा पेरिस पैरालंपिक की टीम गई थी उन्होंने एंड अपना एक गोल्ड मेडल से किया, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर। अच्छा सर, हमने ये भी सुना है कि आपने जब 47 मीटर लंबा थ्रो किया तो आपको उस थ्रो पे यकीन नहीं हो पा रहा था, आप अपने कोच से बार बार कंफर्म कर रहे थे उसके बारे में कि ये क्योंकि मैंने मेरा पर्सनल बेस्ट 44 था अभी तक का। तो 44 और उससे 2 मीटर अप हो जाना, और मैं 1 डेढ़ साल से परफॉर्मेंस में नहीं था, तो मेरे को थोड़ा सा नहीं हो रहा था कि मेरे अंदर इतना काबिलियत है या नहीं है। क्योंकि देखो आपको पता होता है कि वही कोच का विज़न लंबा होता है, हमारा बहुत हम तो बहुत मतलब पीछे रहते हैं, बट कोच का विज़न बहुत दूर तक का होता है कि भाई हम खिलाड़ी को वहाँ तक लेके जाएंगे ऐसे करके। तो इसलिए मेरे को थोड़ा एक कंफर्मेशन मेरे को कोच से मैं ले रहा था कि मतलब आप श्योर हो कि ऐसा हुआ है। आपका एक वीडियो भी वायरल हुआ था उस समय कोच से बातचीत करने के लिए कि हाँ हाँ कसम खाओ आपकी ये हाँ हुआ है हाँ, कि नहीं वही हुआ है। वही वही श्योरिटी के लिए मैंने कसम ली थी कि सर सच बताओ, मतलब मजाक मत करो मेरे से, मेरे को यकीन नहीं हो रहा यकीन था। नहीं हो रहा था। जी जी। अच्छा, उस गोल्ड मेडल के बाद और अब कितना कुछ बदला है आपके लाइफ में? सर काफ़ी चीज़ें अच्छी हुई हैं, स्पोर्ट्स को रिकग्नाइजेशन मिला है और देश के जो हमारे देशवासी हैं उनको खेल के प्रति और सद्भावनाएं जागी हैं और खेल की तरफ और रुझान बढ़ा है। जेवलिन को देश ने जाना है और इवन दो पैरा एथलीट्स को रिस्पेक्ट मिली है, मेरे जैसे खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट मिली है। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है सर कि वो प्राउडली कॉन्फिडेंटली बाहर निकल रहे हैं कि अगर नवदीप पूरा विश्व में ऐसा कर सकता है तो हम, मतलब बहुत से एथलीट ऐसे हैं, बहुत से पर्सन ऐसे हैं मैंने देखा है कि वो हंसी मजाक और टोंट के डर से ना अपने आप को एक लिमिटेड एरिया के लिए बाउंड कर लेते हैं, बाहर ना निकलना, अपने कमरे में रहना, मतलब सोसाइटी से थोड़ा गैप बना लेते हैं। पर जब वो देखते हैं मेरे जैसे एथलीट और काफ़ी अन्य खिलाड़ियों को, पैरा एथलीट्स को, तो उनका भी एक थोड़ा कॉन्फिडेंस बढ़ता है और वो बाहर निकल पाते हैं और अच्छा कर पाते हैं। तो इस चीज़ को लेके काफ़ी अच्छा है कि एक तो देश हमें सपोर्ट कर रहा है और देश हमें कमज़ोर नहीं समझ रहा है। तो ऐसे करके सर
अच्छा। है सर कि बदलाव हो रहा है। अच्छा, अभी आप जैसे देश के लिए एक इंस्पिरेशन हो, उससे तो बिल्कुल कम नहीं हो, पूरा देश आपको फॉलो कर रहा है। तो पानीपत से के एक छोटे से कस्बे से निकलकर पेरिस तक पहुंचना कितना मुश्किल रहा आपका ये सफ़र? सर डेफिनेटली कि जर्नी थोड़ा सा ऊपर नीचे रही है, और मेरे हिसाब से लाइफ में ये सब चलता रहता है, ऊपर नीचे होता रहता है। पर ठीक है, आपने सुना होगा कि मेहनत करने वालों की हार नहीं होती, तो कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो वही है सर, चलता रहता है कि हमारे किस्मत में परिश्रम लिखा था, हम उस चीज़ से लड़े, हमने खेल को अपना प्रोफेशन समझा और खेल की तरफ रुझान किया। और यही था सर कि गांव में वो सब फैसिलिटी नहीं थी, उसके लिए दिल्ली जैसे महानगर में आना पड़ा, और फिर वहाँ ट्रेनिंग करना और वो सारी चीज़ें संभालना, पढ़ाई भी साथ के साथ मैनेज करना। तो ऑफ कोर्स एक मतलब पीरियड रहा है जिसमें हमें मतलब थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ा है। तो उस हिसाब से बस ठीक है, चलता रहता है। मैं उस चीज़ को अच्छा मानूंगा कि उसने ज़िंदगी में आने वाले उतार चढ़ाव के बारे में मेरे को सिखाया है सर। अच्छा, ये सामाजिक रूप से कितना मुश्किल रहा आपके लिए कि पानीपत से स्पोर्ट्स को चूज़ करना, फिर आगे बढ़ना? शुरुआत में थोड़ा था कि ज़्यादा मुश्किलें हो रही थी कि वो सारी चीज़ें फेस ऑफ करनी पड़ रही थी, टोंट की कुछ नहीं कर पाएगा, मतलब तुम्हारे लायक नहीं है। अगर मैं अपना हरियाणवी में बोलूँ तो भाई तेरे बस का नहीं है गेम, मतलब तू नहीं कर सकता, काइंड ऑफ ऐसे। बट ठीक है, मैंने उन चीज़ों को इग्नोर किया, इवन दो उन उन चीज़ों ने मेरे को मजबूत बनाया मजबूत आदमी ने। कि मैं लड़ सकता हूँ, मैं फाइटर हूँ। ऐसे करके फिर मेरे को मेरे अंदर पॉजिटिविटी में लेके आया, और सब एक पॉजिटिव रास्ते की तरफ मैंने अपने आप को मोड़ा। अच्छा, हमने ये भी सुना है कि जैवलिन से पहले आप कुश्ती की तरफ गए थे, जी मतलब कुश्ती को पहला स्पोर्ट्स आपने चूज़ किया था। जी तो जी। फिर कुश्ती से जैवलिन की तरफ आप किस तरीके से मुड़े? सर देखो, गांव में बेसिक मतलब गांव के लिए हमारा हरियाणा को आपको पता ही है कि बहुत सारे पहलवान रहे हैं। तो इवन अच्छे खिलाड़ी भी रहे हैं, बहुत अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन रहे हैं कुश्ती में। तो हरियाणा में पहला गेम कुश्ती होता है, क्योंकि हमें मिट्टी से प्यार सिखा दिया जाता है, तो हम उसी में लड़ने, वही हमारे लिए दवा होती है, वही हमारे लिए खाना होता है, मिट्टी हमें सब कुछ देती है। तो उस हिसाब से ही फिर मैंने बेसिकली गांव में अखाड़ा था तो वहाँ कुश्ती शुरू की। और थोड़े दिन कुश्ती करने के बाद जब मेरे को थोड़ा मतलब मैंने एज ए प्रोफेशन 2-3 साल अच्छे से मन लगा के किया, पर एज सच इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला मेरे को। फिर बाद में मेरे को पता लगा कि पैरा स्पोर्ट्स होते हैं, और फिर मैंने उसमें फिर जेवलिन करना शुरू किया। 2017 से मैं जेवलिन कर रहा हूँ। जैवलिन का? अच्छा, जैवलिन का नाम आते ही जो हमारे मन में, पूरे देश के ही मन में जो दो तीन खिलाड़ियों के नाम सबसे पहले आते हैं, उसमें एक तो नीरज चोपड़ा हैं, जी जी। फिर उसके बाद आप हैं, ये सुमित हाँ सुमित जी हैं। जी जी। तो जैवलिन को आपकी कभी मुलाकात हुई है नीरज चोपड़ा जी से? हाँ, मैं काफ़ी बार, मैं इवन 2017 में ही पहली बार उनसे मिला था। पहली मुलाकात मेरी 2017 में उनसे हुई थी, जब वो आए थे एक बार सोनीपत बालगढ़ में। फिर उसके बाद टोक्यो मेडल के बाद मैं उनसे मिला। अच्छा, तो मुलाकात हुई। बट वो एक एज ए फ़ैन मैं उनसे मिला था, क्योंकि उस टाइम पे वो मेरे आइडल भी थे। जेवलिन में वो अच्छा कर रहे थे, तो मैं उनको ही एक अच्छा प्रेरणा स्रोत मान के मैं कर रहा था। और फिर उसके बाद मैं रिलायंस वाले इवेंट में और नीरज चोपड़ा क्लासिक में भी मैं उनका इवेंट देखने गया था। तो काफ़ी जगह मैं उसके बाद उनसे उनसे मुलाकात हुई। मिला हूँ। कुछ और कहा उन्होंने बट हाँ वो, पैरालंपिक के बाद आपसे कुछ? हाँ पैरालंपिक के बाद मिला, तो वो काफ़ी, हम रिलायंस वाले इवेंट में मिले थे, तो वो काफ़ी मैं तो थोड़ा फिर भी घबरा रहा था, क्योंकि मेरे लिए ये सारी चीज़ें नहीं थी। एक फैन बट मोमेंट एक। हाँ, बट उनके लिए थोड़ा सा कॉमन था। तो मैं बोल रहे थे कैसे ऐसे ऐसे कैसे लड़खड़ा रहा है। मैं भाई साहब, ग्राउंड तो हमारे लिए इजी है, बट ये इजी नहीं है। तो ऐसे करके थोड़ा एक मीठी बातचीत हुई थी।
जब मुलाकातों की बात हो रही तो एक मुलाकात जो आपकी काफ़ी चर्चा में रही वो पीएम मोदी से मुलाकात आपकी, जी। उस मुलाकात के बारे में आप कुछ बताना चाहें? हाँ सर, देखो काफ़ी अच्छा था, इवन मेरे लिए पॉजिटिव रिस्पॉन्स था। और सबसे अच्छी चीज़ मेरे को ये लगी कि मतलब जैसे सब हमारे जैसे कैटेगरी वाले लोगों को देख के हंसते हैं, तो उनके लिए पीएम मोदी सर ने मतलब ये बोला कि क्यों देखो, अब आप लग रहे हो ना, आप मेरे से बड़े हो, तो मतलब देख रहे हो कि उनका वे ऑफ रिस्पेक्ट कितना बड़ा है, कितने वो हम्बल है कि उनके लिए देश की जनता बड़ी है। वैसे तो हमारे देश के पीएम हैं, वो हमारे लिए बड़े हैं, बट वो अपने देश की जनता को अपने से ऊपर समझते हैं। तो एक वो एक अच्छा रिस्पॉन्स था। और इवन दो उन्होंने पूरा सिनेरियो पूरा पूरा सारी चीज़ें चेंज कर दी। उन्होंने पैरा एथलीट्स को इतना मान सम्मान और रिस्पेक्ट दिया जो मतलब काबिल तारीफ़ है। मेरे लिए तो लाइफ टाइम मोमेंट बन गया सर। अच्छा, पैरालंपिक की बात अगर हम करें तो जब आपने शुरुआत की थी 2017 से और अब तक आज 2025 है, तो तब से अब तक पैरालंपिक में क्या क्या चीज़ें बदली हैं, क्या क्या चीज़ें अच्छी हुई हैं और क्या क्या चीज़ें आप और भी अच्छी देखना चाहते हो, इसके बारे में कुछ आप बता सबसे अच्छी बात है, देखो नए खिलाड़ी जुड़ रहे हैं और देश के लिए अच्छा कर रहे हैं और प्रोग्रेस की तरफ हैं। जी। जैसे 2016 में हमारे 4 मेडल आए थे पैरालंपिक पैरा एथलेटिक्स रियो में। रियो में और उसके बाद हमारे 19 मेडल आए, अभी 29 मेडल आए। 29 आ गया। तो देश के खिलाड़ी पैरा की मतलब पैरा खिलाड़ी बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं। और पिछली बार मैं भी फोर्थ था और काफ़ी खिलाड़ी थे जो फोर्थ थे, तो उस फोर्थ को इंडिया ने ब्रोंज मेडल में कन्वर्ट किया। अगर आप देखोगे तो अगर 7 गोल्ड 9 ब्रोंज और उसके बाद तो फिर ब्रोंज है। तो एक अच्छी चीज़ है कि थर्ड फोर्थ को उन्होंने मतलब फोर्थ फिफ्थ को उन्होंने मेडल में कन्वर्ट किया है। और काफ़ी अच्छा है सर कि बदलाव हो रहा है, प्रोग्रेस हो रही है, गवर्नमेंट ध्यान दे रही है, फंडिंग अच्छी हो रही है, सपोर्ट अच्छा हो रहा है। तो स्पोर्ट्स भी ग्रो कर रहा है सर। अच्छा है, आगे आगे आई थिंक चीज़ें पॉजिटिव वे की तरफ बढ़ेंगी तो अच्छा रहेगा सर। अच्छा, अब हमारा बस आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब हम आपको ट्रैक पे कब देख सकेंगे, किस टूर्नामेंट में देख सकेंगे अब सर आपको? वैसे तो एशियन गेम है, वर्ल्ड चैम्पियनशिप है। और अभी महीने भर बाद हमारे जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में देश का पहला मोंडो ट्रैक बिछा जी है जी और जी। वहाँ हमारा कंपटीशन है, तो वहाँ आएंगे सर खेलने, वहाँ अच्छा करेंगे। सर आपको बहुत बहुत कुछ शुभकामनाएं आगे के इवेंट्स के लिए, ऐसे ही आप देश का नाम रोशन करते रहें। जी सर, तो थैंक यू सर।